मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 13 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि रुद्र को कोई मित्रा को लेकर धमका रहा था। वहीं सनाया भी अपने होश में धीरे धीरे आने लगी थी और दूसरी तरफ हेमा जी और विजय जी मित्रा के आश्रम पहुंचते हैं, जहां महर्षि बृहंत जी की तस्वीर को देख हेमा जी हैरान रह जाती है। महर्षि बृहंत जी से हेमा जी का क्या कनेक्शन है और अतीत के ऐसे कई राज से पर्दा उठेगा जो सबकी जिंदगी की रुख ही बदल देगी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हेमा जी के मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन उन सवालों की चिंता उनके चेहरे पर उभर कर आ रही थी। इतनी गहरी सोच में डूबे देख विजय जी पूछे, हेमा तुम ठीक हो ना? उनके इस सवाल से हेमा जी अपने सवालों की दुनिया से बाहर आई और हाँ में जवाब दिया। हाँ मैं ठीक हूँ। वह अपनी नजरें चुराते हुए बोली। विजय जी उनके कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए पूछे, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। आश्रम आने वक्त तुम बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ जब से आई हो तुम परेशान लग रही हो। कुछ बात है तो मुझे बता सकती हो। अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ वह बोली, ऐसी बात नहीं है। जब से आपने रुद्र के बारे में बताया है वही सोचकर परेशान हूँ। आप देविका और अर्जुन से बात कर लीजिए। यदि वह हमारे साथ वापस लंदन चलना चाहते हैं तो हम सब एक साथ ही निकल जाएंगे। क्या हेमा, अभी तो हम आए हैं और वापस जाने की बातें कर रही हो? बड़ी मुश्किल से आपके साथ समय गुजारने का वक्त मिला है और आप घर की चिंता लेकर बैठ गई। वहाँ की चिंता मत कीजिए, माँ से बात हुई है मेरी, रुद्र अभी ठीक है, विजय जी ने कहा। तो हेमा जी आगे कुछ बोल नहीं पाई। वह बस विजय जी को देखते रह गई। वह सोचती है, मुझे अब आपको सच बता देना चाहिए। वह जैसे ही कुछ कहना चाही तभी वहाँ प्रद्युमन आ गया और वह बोला, आइए आप दोनों, भोजन का प्रबंध हो गया है। इधर सुबोध जी रुद्र की हालत के बारे में जानकर उससे मिलने को बेचैन थे। वह रुद्र के कमरे में जाते हैं जहाँ वो बेड पर लेटा हुआ था। वह वापस जाने लगते हैं तभी रुद्र की आंखें खुल गई और सामने सुबोध जी को देखकर वो पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबोध जी बोले, तुम्हें देखने आया था बेटा, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? रुद्र ने कहा, आपको मेरी इतनी चिंता? अच्छा लगा, इसी बहाने आपको मेरी चिंता तो हुई। सुबोध जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम कभी जाहिर करने नहीं देते हो, वरना अपने बेटे के लिए एक पिता को तो चिंता होगी ही ना। रुद्र ने कहा, पिता? वाकई आप मेरे पिता हो? इतने सालों में मुझे तो कभी नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ आकर मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। घर में और भी सदस्य रहते हैं, उनसे मेरी खबर ले सकते हैं। सुबोध जी मायूस हो गए। वह रुद्र को देखते रहे और फिर बोले, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात याद रखनी होगी। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी चिंता करने से मुझे तुम भी रोक नहीं सकते। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और सुबोध जी वहाँ से चले गए। रुद्र उनके जाने के बाद भी उनकी बातों के बारे में सोचता रहा। इधर मित्रा भी खुद में गुस्से से बोले जा रही थी, क्या हो जाता है हमें उस अहंकारी राजा के सामने। अभी तो कुछ देर पहले हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि उनसे अपने सवालों का जवाब लेकर रहेंगे, लेकिन कुछ पूछ ही नहीं पाए। हम भी ना एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। कैसे पूछते उनकी तबीयत ठीक कहाँ है? ऐसी हालत में पूछना क्या ठीक होता? लेकिन एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर देखो अपने सवालों की बौछार करेंगे। खुद से बातें करते करते मित्रा की नज़र हॉल में उदास बैठी गायत्री जी पर गई। वह उनके पास जाकर, दादी आप इस तरह से उदास क्यों बैठी हैं? मित्रा ने पूछा। गायत्री जी मायूस होकर बोली, बेटा तुम्हारे साथ रुद्र सही नहीं कर रहा है। तुम हमारी मेहमान हो। आज सनाया को होश भी तुम्हारी दिन रात की तपस्या की वजह से ही आई थी। तुम हमारे परिवार के लिए कितना कुछ करती हो, फिर भी रुद्र तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अच्छाई उसे क्यों नहीं दिखाई देती। दादी आप खामोखा हमारी चिंता कर रही हैं। हमें उनकी बातें बुरी नहीं लगती हैं, वह तो ऐसे ही हैं, उनसे क्या शिकायत।
लेकिन प्लीज़ आप उदास मत होइए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मित्रा ने कहा। तो गायत्री जी बोली, सच में बेटा तुम बहुत अच्छी हो। चलो अपना ख्याल रखना, मैं सुबोध को देख कर आती हूँ, उसे कुछ चाहिए होगी। वह चली जाती है। वहीं मित्रा किचन में आ जाती है और खुद से कहती है, हम क्या बनाएं? सुबह से मिस्टर रुद्र भूखे हैं और उन्हें काफ़ी दर्द भी हो रहा था। हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि उनकी भूख और दर्द दोनों गायब हो जाए। मित्रा रुद्र के लिए खाना बनाती है और जूस निकालती है। फिर खाने को लेकर मिस्टर रुद्र के कमरे में जाती है। वो कमरे में नहीं था। हे भगवान, अब यह कहाँ चले गए? अभी कुछ देर पहले तो कमरे में ही थे। वह वही खाने की प्लेट को टेबल पर रखती है और वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करती है और पूछती है, मिस्टर रुद्र, क्या आप अंदर हैं? अंदर से कोई हलचल ना पाकर वह बालकनी की ओर चली जाती है। वहाँ उसकी नज़र मिस्टर रुद्र पर जाती है, जो चेयर पर आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ था, या यूं कहें कि सुनहरी धूप का मजा ले रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून था। मित्रा को वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसे देखकर वह मुस्कुराने लगी। वह यह सोचकर वापस जाने लगती है कि वह नींद में है। तभी, कुछ काम था तुम्हें? यह सुन मित्रा ठहर जाती है। पलटकर उसकी तरफ देखी तो उसने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाते हुए पूछा, यहाँ क्यों आई हो? मित्रा धीमी स्वर में बोली, आपके लिए भोजन और जूस लेकर आए थे। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। रुद्र उसे गौर से देखने लगता है, जैसे कि वह पूछना चाहता हो कि वह उसके बारे में इतना क्यों सोचती है, लेकिन वह कुछ नहीं पूछता, बल्कि उसकी बातों को नज़रअंदाज कर आंखें बंद कर लिया। उसे ऐसा करता देख मित्रा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वह रुद्र से बहस करने के मूड में नहीं थी। वह खाना लेकर उसके पास खड़ी हो गई और बोली, हम खाना लेकर आए हैं, खा लीजिए। खाली पेट शैतान का चेहरा होता है। मुहावरा तो सही बोला करो। रुद्र बिना अपनी आंखें खोले बोला, भूख नहीं लगी है, अब तुम जा सकती हो। कैसे नहीं लगी है? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हमने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो खाना ही पड़ेगा। प्लीज़ खा लीजिए, मित्रा ने कहा। मैंने कहा था तुम्हें मेहनत करने के लिए, अब जाओ भी। वह अपनी आंखें जैसे खोलता है, मित्रा अपने हाथों में खाने का एक बाइट लिए उसके मुंह के सामने रखती है। रुद्र आश्चर्य से उसे देखते रह गया। बिना एक शब्द कहे वह अपना मुंह खोलता है और उसके हाथों से पहला निवाला लेता है। ऐसा करते देख मित्रा उसके पास बैठ गई और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। खाते खाते रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंसू को अपनी आंखों में ही रोक रखा, लेकिन मित्रा उसके चेहरे को जैसे पढ़ लिया हो। आपकी आंखों में नमी मिस्टर रुद्र, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? मित्रा ने प्यार से पूछा। वह अपनी नजरें इधर उधर करते हुए नहीं में सिर हिलाता है और बोला, माँ की याद आ गई। माँ के बाद तुम्हारे बने खाने में ही वही स्वाद मुझे महसूस हुई। आज पहली बार मुझे खाने में टेस्ट लगा, वरना खाना तो बस जीने के लिए खा रहा था। मित्रा की भी आंखें नम हो गई। वह रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपनी तरफ की और कही, ऐसी बात है तो हम रोज आपके लिए खाना बनाया करेंगे और ऐसा करना हमें अच्छा लगेगा। रुद्र की आंखें फिर से नम हो गई। वह मित्रा को देखते रह गया और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह समझ गई कि रुद्र को अब अकेला छोड़ देना चाहिए। वह उसके पास से उठकर जाने लगती है, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। मित्रा पलटकर उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, थोड़ी देर मेरे पास ही रुक जाओ। मित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, बस यही कहना है आपको? उन दोनों की नजरें एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। उस लम्हे में वह अनकही अनजाना एहसास दोनों के दिल को छू रहा था। रुद्र ने उसे अपने गले से लगा लिया और कसकर पकड़ लिया। उसका ऐसा करने से मित्रा को आश्चर्य नहीं बल्कि अच्छा लगा। अचानक बारिश होने लगी। बिन मौसम बरसात उनके इस प्यार के एहसास को इजाजत दे रही थी। रुद्र जल्दी से उसका हाथ पकड़ कमरे के अंदर आना चाहा, लेकिन मित्रा को बरसात में भीगना अच्छा लग रहा था। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद कर चेहरा ऊपर की और बारिश की एक एक बूंद को महसूस करने लगी। उसे ऐसा देख रुद्र की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों ने उस पल को कैद करना चाहा। वह अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया
लेकिन धड़कते दिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मित्रा की कमर पकड़ अपने करीब, बहुत करीब खींच लिया। उसके अचानक ऐसा करने से वो हक्की बक्की रह गई। उसकी भी सांसें तेज हो गई। दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतने पास था कि उस बारिश में भी दोनों एक दूसरे के गर्म सांसें महसूस कर पा रहे थे। रुद्र की आंखें मित्रा की आंखों में समा गई। वह उसके होठों को देखने लगा। यह बारिश की बूंदें मित्रा की गुलाबी होठों को और भी आकर्षित कर रही थी। रुद्र धीरे धीरे उसके होठों को चूमने के लिए बढ़ने लगा और मित्रा भी अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे कि वो उसे सहमति दे रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर पाते, रुद्र की आंखों के सामने कुछ धुंधला सा नजर आने लगा और वह झट से खुद को मित्रा से दूर किया और तेज कदमों से कमरे के अंदर चला गया। मित्रा की आंखें खुल गई और वो रुद्र को ऐसे जाते हुए देख आश्चर्यचकित रह गई। वह सोच रही थी कि रुद्र को हो क्या गया। उसके ऐसा करने से मित्रा को बहुत बुरा लगा और वो भी उसके पीछे अंदर आ गई। रुद्र अपनी टॉवल उठाए वॉशरूम में जाने को हुआ, लेकिन तभी कुछ पल ठहर गया और गुस्से से बिना उसकी तरफ देखे बोला, आइंदा से मेरे लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे कमरे में आने की। मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो। मेरे नज़दीक आने की और मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। यह सुनते ही मित्रा की आंखें भर आई और उसे बहुत ही तेज गुस्सा आया, लेकिन आज उसने चुप रहने की बजाय पूछने का फैसला किया। वह ठीक उसके सामने खड़ी होकर पूछने लगी, आपकी समस्या क्या है मिस्टर रुद्र? हम आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। बोलिए, चुप क्यों हो? रुद्र उससे अपने चेहरा हटा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। मित्रा फिर उसके सामने आकर पूछने लगी, आपको समझना इतना कठिन क्यों है? हमारे लिए यह बहुत मुश्किल है। हम जब भी सोचते हैं कि आप थोड़े अलग हैं, अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते हैं, तभी आप हमें गलत साबित कर देते हैं। आपको हमारी कदर नहीं है ना मिस्टर रुद्र? लेकिन जिस दिन कहीं हम गुम हो गए, उस दिन आप हमारे लिए बहुत तड़पोगे। मित्रा कहकर कमरे से बाहर निकल जाती है। रुद्र उसकी बातों को सोचते हुए गुस्से से अपनी टॉवल बेड पर फेंक देता है। तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो माया थी। वह उठाकर पूछा, हाँ माया बोलो। उधर से माया बोली, रुद्र हमें इवेंट की सारी फुटेज मिल गई है। रोहन और ऋषि भी आ चुके हैं, हम वहीं आते हैं। वह बोला, नहीं तुम तीनों वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन माया बोली, नहीं रुद्र तुम ठीक नहीं हो, अभी इस हालत में तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है, हम आते हैं। माया बोलती ही जा रही थी कि रुद्र की कानों में गायत्री जी की चिंता भरी स्वर सुनाई दी। वह बिना कुछ कहे फोन कट कर जल्दी से कमरे से बाहर आया। गायत्री जी उसकी ओर ही जल्दी में आ रही थी। रुद्र बेटा, वह बिना पूरी बात सुने सनाया की कमरे की ओर भागा। सनाया तेज तेज सांसें ले रही थी। मित्रा वहीं उसके पास में थी। वह होश में तो नहीं थी, लेकिन पूरी बॉडी एक्टिव थी। उसे देख रुद्र घबरा गया। सनाया तुम ठीक हो ना? रुद्र ने पूछा, लेकिन सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। मित्रा भी घबरा गई थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सनाया की बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। रुद्र उसे गोद में उठाया और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आते हुए बाहर निकल गया। वह उसे गाड़ी में बैठाया और तेज स्पीड में गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया। दादी, क्या हुआ मिस्टर रुद्र को? सनाया को लेकर कहाँ चले गए? मित्रा घबराते हुए गायत्री जी से पूछी। वह हॉस्पिटल जा रहा बेटा, मैं भी जा रही हूँ, गायत्री जी ने कहा तो मित्रा भी उनके साथ चली गई। इधर हॉस्पिटल में रुद्र इमरजेंसी वार्ड के बाहर था। माया, ऋषि और रोहन भी पहुँचते हैं। रुद्र बहुत घबराया हुआ था। उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। वह बार बार इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा देख रहा था। क्या हुआ सनाया को? वह ठीक है ना? रोहन ने पूछा। नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, रुद्र ने कहा। उसके चेहरे से डर झलक रहा था। कुछ नहीं होगा उसे रुद्र, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, माया ने उसे संभालते हुए कहा। उसी वक्त गायत्री जी और मित्रा भी पहुंचते हैं। मित्रा ने रुद्र से पूछा, मिस्टर रुद्र कैसे है अब सनाया? क्या हुआ है उन्हें? वह गुस्से से मित्रा पर चिल्लाते हुए बोला, नहीं मालूम है तुम्हें, जो मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? तुम पर भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी थी।
क्या किया तुमने उसके साथ जो उसकी हालत इतनी खराब हो गई? रुद्र के सवाल से मित्रा के साथ साथ सभी हैरान हो रहे थे। गायत्री जी उसके बचाव में कुछ बोलने ही जा रही थी कि रुद्र अपनी एक हाथ उन्हें दिखाते हुए बोला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सनाया को लेकर मैं किसी की भी गलती को माफ नहीं कर सकता हूँ। गायत्री जी ने रुद्र को शांत करने की कोशिश की। तुम शांत हो जाओ, इसमें बेचारी मित्रा की क्या गलती? लेकिन रुद्र का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह मित्रा को घूरते हुए बोला, यदि सनाया को कुछ भी हो गया तो तुम भूल जाना कि तुम मेरी मेहमान हो, और मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चली जाओ अभी मेरे सामने से, मेरी नज़रों से दूर, वरना मैं कुछ ऐसा न कर जाऊं तुम्हारे साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मित्रा की आंखें डबडबा गई। रुद्र की बातों से उसका दिल छलनी होने लगा था। वह एक एक कर सभी की ओर देखी, लेकिन सभी ने अपनी नज़रें रुद्र की वजह से नीचे कर ली। वह चुपचाप वहां से चली गई। रुद्र ने एक बार भी पलटकर उसको जाते हुए नहीं देखा। 1 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही रुद्र पूछने को हुआ, तभी उसे पूछने से पहले वह बोले, कांग्रेट्स मिस्टर रुद्र। हम क्या ही कहें, मिरेकल या कुछ और। वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह सुनते ही रुद्र की आंखों में चमक आ गई। उसे डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सभी बहुत खुश हो गए। वह जल्दी से सनाया से मिलने वार्ड के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे सभी चले गए। सनाया अपने होश में थी और मुस्कुरा रही थी। यह देख रुद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह उसके पास जाकर बैठ गया और उसकी हाथों को अपने हाथ में थामते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ रुद्र। बहुत परेशान किया ना तुम्हें? आया बोली, हाँ, हम सब बहुत परेशान हुए हैं। तुम्हारी लड़ाई जो मिस करते थे। यह सुनकर सभी हंस पड़े। तभी गायत्री जी बोली, बेटा, सच में तुम्हें होश में देखकर हम सब बहुत खुश हुए। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, रुद्र ने कहा। वह डॉक्टर से बोला, थैंक यू, आपने सनाया को बचा लिया। इस दिन का मैंने बेसब्री से बहुत इंतजार किया है। आपका इस एहसान को भूल नहीं सकता हूँ। डॉक्टर बोला, नहीं मिस्टर रुद्र, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमने तो बस उनका नॉर्मल रीडिंग किया है। थैंक यू तो आप उन्हें कहिए जो मिस सनाया का पहले से ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनके हाथ में सच में मिरेकल करने की शक्ति है। डॉक्टर की बात सुन रुद्र सोच में पड़ गया और उसे एकाएक मित्रा की याद आ गई। उसके मुंह से अनायासी मित्रा का नाम निकल गई। डॉक्टर फिर बोला, मगर मिस्टर रुद्र, सनाया भले होश में है, लेकिन अभी भी उनका शरीर पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। वो काफ़ी वीक हो गई है। उनका ख्याल रखना होगा आप सबको, और मेडिकल ट्रीटमेंट और रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। इधर मित्रा रास्ते में यूं ही चले जा रही थी। रुद्र की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या ही कर दिया। क्यों बार बार रुद्र उसके इमोशन के साथ खेलता है? क्यों उसे इतना तकलीफ देता है? वह खुद से ही सवाल कर रही थी। आज उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसे अपना देश और अपना आश्रम याद आ रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ सोचती समझती, उस गाड़ी से 4 लोग निकले जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाते हैं। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुंडे उसे बेहोश कर देते हैं। इधर रुद्र सनाया और सभी के साथ घर के लिए निकल जाता है। डॉक्टर की कई बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसे अपनी बातों पर बहुत अफसोस हो रहा था। आज सनाया अपने होश में थी तो उसकी वजह सिर्फ मित्रा ही थी, लेकिन उससे मित्रा को लेकर गलतफहमी हो गई थी। उसे यह बात बहुत अफसोस कर रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर उससे माफ़ी मांगना चाहता था। सभी घर पहुंचते हैं। सनाया को उसके कमरे में रुद्र बिस्तर पर लेटाता है और कहता है, अब तुम आराम करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं अभी आता हूँ। वो हॉल में आकर मित्रा को ढूंढने लगता है। वो सब जगह उसे देखा, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आती है। वो घर के हेल्पर से मित्रा के बारे में पूछता है तो सभी ने कहा, सर वो तो घर पर नहीं है, वह तो दादी के साथ हॉस्पिटल गई थी। यह सुनकर वो परेशान हो गया। क्या
मित्रा घर पर नहीं आई है, तो फिर वह कहाँ है? वह मित्रा को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बंद आता है। वह घबरा जाता है। तभी ऋषि ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मित्रा घर पर नहीं है। क्या? वो घर पर नहीं है तो कहाँ है? नहीं मालूम मुझे लगा था कि वो घर पर आई होगी। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसकी जान को खतरा है। मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? ऋषि, वह जरूर कोई मुसीबत में है। इधर मित्रा एक अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। वह अभी भी बेहोश में थी। जो बदमाश उसे यहाँ लेकर आए थे वह किसी को फ़ोन करते हैं। उधर से आवाज़ आती है, वेल्डन बॉयज़, लड़की होश में नहीं आनी चाहिए। मिस्टर रुद्र को फ़ोन करने का समय आ गया है। आगे क्या करना है बाद में बताता हूँ। फ़ोन कट हो जाता है। उसी वक्त रुद्र की फ़ोन की रिंग बजी। उसने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर रुद्र, हाउ आर यू? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी आवाज़ भूले नहीं होंगे। तुम्हें इतना परेशान देख मैं बहुत खुश हुआ। रुद्र ने गुस्से से पूछा, मित्रा कहाँ है? यदि उसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ढूंढ कर अपने हाथों से दफनाऊंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, छोड़ दो उसे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उधर से आवाज़ आई, क्या मिस्टर रुद्र, सच में तुम्हें उस लड़की की फिक्र है? फिक्र होती तो तुम इतनी आसानी से उसे अकेले नहीं छोड़ते। बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी। मैंने तो उसकी तकलीफ को थोड़ा दूर किया है। उसे समझाने की कोशिश की है कि जिसके पीछे वो अपना वक्त बर्बाद कर रही थी दरअसल वह उसके लायक है ही नहीं। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मित्रा, और सच कहूँ उसकी खूबसूरती पर मैं कायल हो गया हूँ। भूल जाओ तुम अब उसे, क्योंकि अब वह मेरी होगी। मैं अपनी और उसकी प्यार भरी तस्वीरें और वीडियो तुम्हें सेंड कर दिया करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे देखकर तुम्हें बहुत मजे आएंगे। रुद्र अपनी मुट्ठी और जबड़े को भिंचते हुए कहा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। तुम आग से खेल रहे हो। मित्रा को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर से फिर आवाज़ आई, क्या मिस्टर रुद्र, जब देखो तब धमकी देते रहते हो। चलो तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ। इस बार तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। ढूंढ सकते हो तो उसे ढूंढ लो, बचा सकते हो तो बचा लो, वरना हमेशा के लिए उसे भूल जाना, समझे? फोन कट जाता है। रुद्र गुस्से से अपना फोन पटक देता है। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ रुद्र, कौन था वह? वह बोला, मित्रा किडनैप हो गई है। उसी किडनैपर का फ़ोन था। मुझे 48 घंटे का समय दिया है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। क्या? गायत्री जी हैरान होते हुए लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठते हुए पूछी, क्या मित्रा किडनैप हो गई है? दादी, रुद्र ने उन्हें संभालते हुए कहा, अब शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा उसे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। गायत्री जी गुस्से में आकर रुद्र को एक थप्पड़ जड़ देती है। ऐसा देखकर वहाँ सभी हैरान रह जाते हैं। आज तक उसे ऐसे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा होगा जैसे आज गायत्री जी ने मारा था। गायत्री जी ने गुस्से में कहा, मिल गई तुम्हें ठंडक, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस बच्ची का दिल तोड़ने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा। इतना भला बुरा कहा तुमने उसे, पता नहीं वो किस हालत में होगी। हमारे घर की खुशियाँ लौटाते लौटाते आज उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। बेचारी का व्रत है, ना ही उसने कुछ खाया है ना ही जल ग्रहण किया है। मालूम नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। कहते कहते गायत्री जी की आंखें भर आई। आज मुझे तुम पर तरस आ रहा है रुद्र, तुमने आज उसके साथ सही नहीं किया। चले जाओ अब यहाँ से। रुद्र की आंखें नम हो गई थी। उसे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था। वह अपने कमरे में आकर अपने घुटने के बल बैठकर मित्रा की कही बात याद करके पछता रहा था। रुद्र खुद से कहा, आई एम सॉरी मित्रा, सच में नहीं जानता था कि तुम ऐसे चली जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे ज़मीन आसमान एक न करना पड़े। तुम ऐसे मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकती हो। गलती मेरी थी, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। इधर विजय जी को फ़ोन पर गायत्री जी सब कुछ बताती है। सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देख हेमा जी पूछती है, क्या हुआ रुद्र, ठीक है ना?
हमें अभी निकलना होगा हेमा, विजय जी ने कहा। अभी आपको कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। दोनों आश्रम से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी प्रद्युम्न पूछता है, अचानक आप दोनों जा रहे हैं, सब ठीक है? उसका सवाल सुनकर विजय जी झेप गए। वह किसी तरह खुद को संभाले और बोले, हाँ कुछ काम निकल आया है, बस इसलिए जाना पड़ रहा है। वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में देविका और अर्जुन को फोन पर सब कुछ बताते हैं और वह दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। इधर चारों एक एक करके सारी फुटेज देखते हैं। रुको, एक फुटेज को देखकर रुद्र बोला, उसमें वो लड़का नजर आया जो मित्रा पर नजर रखा हुआ था। रोहन, ये वही लड़का है, इसके बारे में पता करो। इधर सनाया अपने कमरे में रुद्र के आने का वेट कर रही थी। जब से होश में आई हूँ ऐसे ही कमरे में अकेले बैठी हुई हूँ। रुद्र भी बस एक बार ही मेरे पास आया है, मुझे ही देखने बाहर निकलना होगा। वह उठने की कोशिश करती है लेकिन कमजोरी की वजह से वो बेड से उठ नहीं पाती है और वो फिर से कोशिश करती है लेकिन इस बार वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर जाती है। सनाया, रुद्र उसे संभालते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? क्या करने की कोशिश कर रही थी? कहा था ना कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, फिर क्यों उठी? वह उसे उठाकर बेड पर लेटाता है। तुम ठीक हो? सनाया पूछती है। वह खामोश था और हाँ में सिर हिलाई। फिर तुम इतने शांत और चुप क्यों हो? तुम्हें ऐसे देखने की मुझे आदत नहीं है। रुद्र, मैं कमरे में अकेले बोर हो रही थी, तुम मेरे पास ही बैठा करो, इतनी बातें करनी है तुमसे। वह उसकी बात सुनने के लिए बैठ गया। सनाया बस बातें किए जा रही थी लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों पर कम मित्रा पर ज्यादा था। उसके दिल दिमाग पर उसका ही कब्जा था। वक्त की कमी थी, एक एक सेकेंड उसके लिए भारी था। इधर धीरे धीरे मित्रा को होश आ रहा था। उसकी आंखों से पट्टी हट गई थी। वो खुद को बांधा हुआ पाती है और अपने चारों तरफ देखती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था अंधेरे के सिवा। वह बहुत डर जाती है। वह अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करती है लेकिन हो नहीं पाती है। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी और वो अपनी आंखें बंद कर बेहोश होने की एक्टिंग करती है। वह अनजान शख्स ठीक उसके सामने था। वह बोला, जानता हूँ कि तुम होश में हो, बेहोश होने की एक्टिंग कर रही हो। कौन था वो अनजान सा शख्स? क्या चाहता था वो मित्रा से? क्या 48 घंटे में रुद्र मित्रा को ढूंढ पाएगा? क्या होगा जब सनाया और मित्रा एक दूसरे के आमने सामने होंगे? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।